सही, तो ये बात समझ आ रही है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। सही है, लोकल सिंपल याद रखेंगे फंक्शन के अंदर अवेलेबल है और ग्लोबल हर जगह अवेलेबल है। किसके अंदर? फंक्शन के अंदर हम सेम नेम से दो वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन मसला ये हो जाएगा ये ओवरराइड कर जाएगा अगर सेम फंक्शन के अंदर है। अगर हम ये करेंगे कि ये दो फंक्शन है हमारे पास, इधर हम लिखेंगे var my_num 190 और अगर हम लोग इधर आके लिखेंगे var my_num 190 तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ सॉरी इसको हम हटा के हम कर लें 150। तो दोनों फंक्शंस में जब आप var_num को इस्तेमाल my_num को इस्तेमाल करोगे तो ऊपर वाले में 150 मिलेगा और नीचे वाले में 190 मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप इसमें दोबारा से रीअसाइनमेंट करते हैं तो काम तो हो जाएगा, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या बदल के हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो बेसिकली रीअसाइनमेंट कर देगा अगर आप सेम फंक्शन के अंदर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारा तो गेम आसान है। एक चीज़ आपको और दिखानी थी जो कि इतनी कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कोर्सेज में हिस्सा होता है। जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन वेलकम फंक, आपने एक बोला कि var name it is equals to prompt और what is your name, ठीक है। और आपने इसको कहा document dot write डॉक्यूमेंट एक काम करते हैं, इसको ये वाला करते हैं, वेलकम टू योर अकाउंट मिस्टर और इसको दे देते हैं नेम। सही है, इसको हम रैप कर लेते हैं div सही है, और इसको हम क्लास देते हैं display-1 अभी हमने फंक्शन लिखा, इसको चलाया, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। उसकी वजह क्या है? इस फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अब फंक्शन का मजे की चीज़ क्या है कि इसको मैं कहीं भी एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। मैंने पहली लाइन पे एग्जीक्यूट करवा दिया। अब मैंने पहली लाइन पे एग्जीक्यूट किया तो आपको ये बॉक्स दिखा। ये मैंने पहले भी दिखाया है एक बार, लेकिन अब इसको एक्चुअली थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। तो बेसिकली इसको हम कहते क्या है? प्रॉम्प्ट। अगर आप देख रहे हैं तो ये प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है। सही है, कैसे पता लगा ये फंक्शन है? क्योंकि इसके आगे क्या है? पैरेंथेसिस है। अब पहली बार जब आपने इसको देखा था तो आपको कोई आइडिया नहीं था फंक्शंस क्या होते हैं। अब आपको समझ आ रही है कि ये जो नाम है प्रॉम्प्ट, इसकी जगह पे कुछ इस तरह का फंक्शन ही लिखा होगा, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का नेटिव फंक्शन है। नेटिव फंक्शन का मतलब क्या था? कि जो पहले से लिखा हुआ, जो प्रोग्रामर्स जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई उन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है। अब ये प्रॉम्प्ट का फंक्शन क्या करता है? ये कहता है कि मुझे कोई भी स्ट्रिंग दो। सही है, और वो स्ट्रिंग बेसिकली यहां दिखाता है। ये आपके वेब पेज पे एक डब्बा बना देता है और इस डब्बे के ऊपर आपका जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो आपको यहां दिखाएगा। एक इनपुट का बॉक्स देगा और इस इनपुट के बॉक्स में जो भी चीज आप टाइप करके ओके क्लिक करोगे वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। इस वक्त मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने कहा है कि इसमें से जो भी बंदा यानी कि इस डब्बे में लिख के ओके करे वो किस में सेव हो जाए? नेम। और उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो इधर। सही है, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर मैंने लिख दिया जैसे कि भाई मेरा नाम अखलाक है और मैंने ओके कर दिया तो आ गया वेलकम टू योर अकाउंट मिस्टर अखलाक। सही है, एक सिंपल सा फजूल सा फंक्शन बनाया मैंने, लेकिन दिखाना यह था कि फंक्शंस चल कैसे रहे हैं और होता क्या है। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये स्ट्रिंग पार्सिंग कहलाती है। मतलब कि आपके पास जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसके अंदर
पढ़ता ही नहीं है, सही है। लेकिन हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रिंग पार्सिंग। एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं यहाँ पे लगाता प्लस और कोई और स्ट्रिंग इसमें ऐड कर देता, ये हो सकता था। लेकिन ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, ये तरीका मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि आप थोड़ा सा टेक्स्ट लिखो फिर प्लस, क्योंकि आप खुद सोचेंगे इसका पता है मतलब क्या होता कि मैं इधर तक आता, अगर फर्ज करें मैं ये इस्तेमाल ना करता तो मैं इधर मिस्टर लिखता, मैं इसमें प्लस लिखता और मैं इधर नेम लिखता, क्योंकि नेम में मेरा नाम आना है और नाम भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना है। मैं लिखता प्लस, फिर मैं स्ट्रिंग बनाता, फिर मैं ये डिव यूं क्लोज करता, सही है। ये आपको बात समझ आ जाएगी अगर आप इसको थोड़ा सा खुद लिख के देखेंगे कि मैंने क्या किया है, सही। और आज रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसका मसला नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने जो पहले लिखा था ना, यानी कि ये वाली लाइन जो आपको पहले यहाँ पे दिख रही थी, वो वाली सारी लाइन ही मैंने अब प्लस प्लस करके लिखी है। आपको किताबों में ये वाला तरीका दिखेगा, जो भी आप किताबें पढ़ेंगे उनमें आपको ये वाला मेथड दिखता है। अब ये वाला मैंने काम क्यों किया आखिर में डिव, क्योंकि ये डिव यहाँ ओपन हो रहा था तो यहाँ क्लोज भी तो होना था। अब प्रॉब्लम ये है कि बीच में मुझे क्या लगाना था, वेरिएबल। तो वेरिएबल पहले मैंने प्लस किया, फिर उस वेरिएबल के साथ मैंने एंडिंग वाला डिव लगा दिया। अब ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, ये मसला क्यों रहा है, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग के बीच में क्या लगाना है, वेरिएबल। और स्ट्रिंग को तो जावास्क्रिप्ट पढ़ता नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे, अगर पहले की तरह ले जाते हैं इसको और इधर आके आप नेम की जगह लिख दो डायरेक्टली नेम। अब जावास्क्रिप्ट को थोड़ी पता है कि ये वेरिएबल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो स्ट्रिंग को पढ़ता ही नहीं है। जब वो स्ट्रिंग को पढ़ेगा नहीं उसको कैसे पता लगेगा कि ये वेरिएबल है, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा तो देखो तो उसने यहां पे क्या लिख दिया, नेम, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई जो चीज यहां लिखी है उसको छाप दो। समझ आ रही है। तो इसका एक हमारे पास ना एक टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग पार्सिंग। तो आप क्या करते हो, आप स्ट्रिंग बनाते हो, स्ट्रिंग में कुछ भी लिखते हो जो आपको लिखना है, सही है। अब जहां पे आपको वो देना है वेरिएबल, तो आप क्या करते हो, आप पहले डॉलर का साइन बनाते हो, आप कर्ली ब्रैकेट बनाते हो और इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हो। अब जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि ये जो आपके कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हो, या आप ऐसे आसान लफ्जों में कह लें इसके अंदर आप एक वेरिएबल लिखने वाले हो, सही है। अब वो समझ जाता है कि इसके अंदर वेरिएबल है। लेकिन अभी भी आपने एक बात नोट की कि ये सब ब्राउन कलर है, इसका मतलब अभी भी वो इसको क्या कंसिडर कर रहा है, स्ट्रिंग। क्योंकि एक चीज अभी तक मैंने नहीं की जो मैंने नीचे की थी, वो ये है कि ये जो कोटेशन मार्क्स है ना, हम लोग फिर जब स्ट्रिंग पार्सिंग इस्तेमाल कर रहे होते तो हम ये कोटेशन मार्क्स नहीं लगाते, बल्कि क्या यूज करते हैं, बैक टिक। इसको क्या कहते हैं, इसको हम बैक टिक कहते हैं। जब हमने बैक टिक लगाई तो अब आपने देखा कि इसका कलर बदल गया, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट को समझ आ गई कि ये स्ट्रिंग नहीं है बल्कि क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये एक बहुत आसान तरीका है लेकिन आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान है। वरना नॉर्मली जो बुढ़े वाले प्रोग्रामर्स हैं जो बहुत सालों से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, वो प्लस वाला ज्यादा उनको पसंद आता है, पता नहीं क्यों। हालांकि वो मुझे बड़ा ख्याल लगता है, पहले प्लस ये, फिर प्लस वो, फिर प्लस ये, मतलब पूरी लाइन प्लस 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 प्लस। इसमें क्या है कि भाई जहाँ जहाँ वेरिएबल देना है वहाँ डॉलर साइन दो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ और अंदर वेरिएबल लगा दो, काम ही खत्म। बहुत आसान है। और आपको एक बात आप नोट करोगे कि ये वाला जो तरीका है ये बहुत सिमिलर है रिएक्ट के। जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो रिएक्ट में भी बड़ा सिमिलर काम होता है ऐसे ही। तो अभी से थोड़ी सी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर किसी को जिंदगी में पाइथन पढ़ने का शौक चढ़े तो पाइथन में यही वाला काम कुछ यूं होता है, आप पहले एफ लगाते हो, उससे पता चल जाता है कि अब ये इसके अंदर वेरिएबल्स आप लगाओगे। उसके बाद आप डॉलर नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हो, सिंपल कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख रहे होते हो। तो मैं अगर कभी जल्दी जल्दी में इधर स्ट्रिंग पार्सिंग का काम करूं और मैं डॉलर साइन लगाना भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि पाइथन में मेरी आदत है कि मैं डॉलर साइन नहीं लगाता। तो मुझे दिमाग में थोड़ा याद रखना पड़ता है कि जावास्क्रिप्ट में डॉलर लगेगा, पाइथन में डॉलर नहीं लगेगा, बाकी सारा काम सेम होगा, सही है। तो ये पाइथन है, ये जावास्क्रिप्ट है। अब ये बैकटिक,
बैकटिक किसी को पता है कहाँ लगता है? देखें ये जो बैकटिक में लगा रहा हूँ ना, ये वाला, ये जो है ये लगता है स्केप के नीचे डायरेक्ट जो बटन होता है ये इससे लगता है। सही है, इसको ट्राई करके देखिएगा। ये बैकटिक कहलाता है, नीचे ये लगा हुआ है। सही है, इसको हम लोग एस्टिमेशन का साइन कहते हैं। ये ऐसे करके यूं होता है। मैथमेटिक्स में किसी ने यूज किया है ये वाला साइन? ट्राइंगल के लॉज पढ़े, एस एस एस, एस ए एस ए, उसके अंदर ये वाला साइन यूज होता है। एस इज स्लाइटली इक्वल टू एस इक्वल टू स्लाइटली इक्वल टू एस। थ्योरम्स नहीं पढ़े? थ्योरम्स के अंदर ये भरा पड़ा है साइन, बार बार यूज होता है। ये एस्टिमेशन का साइन होता है। इसका बेसिकली मतलब होता है मैथमेटिक्स में कि ये दो जो क्वांटिटीज हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल है। सही, एक होता है इक्वल यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 5, और एक होता है ऑलमोस्ट इक्वल, ये इक्वल के ऊपर साइन आता है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब होता है कि जैसे कि एक क्वांटिटी है 5 और दूसरी क्वांटिटी है आपकी जैसे 4.99999, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, बहुत स्लाइड लेकिन फर्क है, तो ये दिखाता है ऊपर। सही है, तो ये एस्टिमेटर साइन कहलाता है और ये बैकटिक कहलाता है। तो खैर इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये बैकटिक जरूरी है क्योंकि इसके बैकटिक के बगैर ये वाला टेक्निक काम नहीं करती। ठीक है जी, तो अभी आप थोड़ा फील करोगे कि हर बार थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप यूज टू हो जाओगे क्योंकि अभी तो स्टार्ट है। तो जब आप इसको और हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि आगे भी हम जो काम करेंगे उसमें फंक्शंस का इस्तेमाल है। रिएक्ट जब आप पढ़ोगे तो सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा जो भी आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। जैसे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि फंक्शन आप कहीं भी डिफाइन करो और लेकिन आप उसको इस्तेमाल कहीं कैसे भी कर सकते हो, यानी कि नीचे ऊपर कहीं भी एग्जीक्यूट कराओगे सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये जो टेक्निकल पॉइंट है ना, ये याद रखने वाली है। बाकी तो लॉजिक काम कर जाती है, लेकिन जो कुछ चीजें हैं ना ऐसी जो अजीब सी हैं, वो बस आपको याद रखनी पड़ती है कि ये ऐसा ही होता है। बात समझ आ रही है? जैसे अब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का जो टेक्निक है, अब ऊपर किसी ने डिक्लेयर कराया तो वो ग्लोबल, और उसको अंदर यूज किया तो वो ग्लोबल वेरिएबल यूज हुआ, लेकिन अंदर अगर वार लगा दिया तो वो लोकल वेरिएबल की तरह बन गया, और लोकल वेरिएबल बाहर अवेलेबल नहीं होता। अब इस तरह की जो टेक्निक्स हैं बस आपको ये याद रखनी है। सही है, बाकी तो लॉजिक है, तो लॉजिक एक दफा आप सीख गए तो उसको लॉजिक को फिर यूज करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये टेक्निक्स याद रखना जरूरी है कि जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब एक चीज और हम अभी पढ़ते हैं और वो क्या है, चलें एक और फंक्शन बनाते हैं। अब फर्ज करेंगे ये सिंपल सा फंक्शन है जो दो नंबर्स को ऐड कर देता है। सही है, और ऐड करने के बाद इन दोनों नंबर्स को डॉक्यूमेंट और राइट कर देता है। सिंपल, बहुत सिंपल का काम। लेकिन फंक्शंस जो हैं उनको डेटा सप्लाई भी तो हो सकता है। अब मतलब कि एक तरीके से तो हमने उसको डेटा कैसे सप्लाई किया, ग्लोबल वेरिएबल के जरिए। मतलब कि मुझे इस फंक्शन के अंदर कोई डेटा पहुंचाना है तो उसका हमने एक तरीका क्या देखा था, ग्लोबल वेरिएबल। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिखूं var num1 इट इज इक्वल्स टू 20, बल्कि इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर हम कहते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। सही है, इसको हम कॉपी करते हैं, हम कहते हैं var num2। सही है, और आप यहाँ पे कहते हैं कि var sum इट इज इक्वल्स टू पार्स इंट, या फ्लोट कर लो, num1 प्लस पार्स फ्लोट num2। अब इन दोनों में क्या सेव हो गया,
दोनों के एडिशन सेव हो गई, सही है। अब मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी क्या करते हैं कि इसको छाप के लाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये इसको मिटा देते हैं, ये नहीं चाहिए मुझे अभी। तो हम कहते हैं सम इज, अब आपको वही पता है वो बैकटिक वाला तरीका कि हमने डॉलर साइन करली ब्रेसेस और इसमें क्या लिख दिया, सम लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को यहाँ पे फाइनली चला देते हैं, ठीक है। और हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं सर्वर को। अब भी कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10 एंड अच्छा दूसरा मैंने कॉपी कर दिया है, सॉरी सेकंड नंबर होना चाहिए। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो कह रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने कहा 10, कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा 20, तो सम इज 30। एक बहुत सिंपल सा काम किया है, इजी पीजी। अच्छा कितनों को ये नहीं पता ये क्या है, आप दोनों को नहीं पता। तो जब हमने कुछ 1-2 क्लास पहले हम जब नंबर्स की डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो नंबर होता है वो स्ट्रिंग के अंदर कभी कभी आ सकता है। इसका मतलब क्या था, ये नंबर है, सही है, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमने कहा था कि अगर स्ट्रिंग के अंदर नंबर आ जाए और आपको आउटपुट किसमें चाहिए, आउटपुट आपको चाहिए नंबर में ही, तो इसको किसके अंदर डाल दो, स्ट्रिंग को इसके अंदर डाल दो, तो आउटपुट क्या देता है, नंबर देता है, सही। कोटेशन मार्क्स हट गया मतलब वो क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग से हट के नंबर फॉर्मेट में आ गया। अब ये मैंने क्यों यूज किया इधर, क्योंकि मुझे पता है, आपको नहीं पता था कि ये जो प्रॉम्प्ट है हमेशा आउटपुट किसमें देता है, स्ट्रिंग में देता है। आप इसमें नंबर लिखो, आप इसमें कुछ भी लिखो, हमेशा आउटपुट किसमें देगा, स्ट्रिंग में देगा। उसका एक अमली मुजाहरा देख लेते हैं। हम कहते हैं प्रॉम्प्ट एंटर एनीथिंग, तो यहां पे आ गया, मैंने लिखा 50, तो आउटपुट में मुझे उसने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया। स्ट्रिंग में अंदर 50 है, लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट को पता नहीं है क्या है, कि ये नंबर है। जब तक आप इसको बता दे दी नंबर है तो ये मसला करेगा। अब लेट्स से कि अगर मैं ये पार्स फ्लोट नहीं लगाता, तो प्रोग्रामिंग का ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप फौरन ही ये चीज हटा के देख लो और देख लोगे क्या कबाड़ा हुआ, सही है। जो कबाड़ा होगा आपको समझ आ जाएगा ये दोनों कर क्या रहे थे। अब मैंने ये हटा दिया, मैंने इसको रिलोड किया, मैंने कहा 20 30, जवाब आना चाहिए 50, सही है, लेकिन जवाब क्या आया 20 30। क्यों 20 30 आया, क्योंकि 20 और 30 उसको क्या लगे, स्ट्रिंग। तो जब दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस का साइन आता है तो वो सिंपली क्या करता है, स्ट्रिंग को मिला देता है। जैसे कि यहां पे आपने आए और आपने लिखा 20 और यहां पे आपने लिखा +30, तो उसने आउटपुट बेसिकली आपको दिख रहा था कि उसने क्या दिया है 20 30, क्योंकि वो बेसिकली क्या समझ रहा है, ये क्या चीज है, स्ट्रिंग। और इस चीज को हम क्या कहते थे, कॉनकैटिनेशन। क्या कहते थे, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मुश्किल सा लफ्ज है, लेकिन इसका मतलब सिंपल क्या है कि जब दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस का साइन होता है तो उन दोनों को वो क्या कर देता है, मिला देता है। इजी, सिंगल, सही है। तो ये अब इस फंक्शन के अंदर हमने डेटा पहुंचाया किस टेक्निक के जरिए, ये किस तरह के वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल। तो हमने क्या किया कि हमने डेटा किन में सेव करवाया, ग्लोबल वेरिएबल में, और हमने इस फंक्शन के अंदर वो ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल किए और हमने फंक्शन से आउटपुट ले लिया। लेकिन ये गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता। बार बार आप फंक्शंस के अंदर ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इससे प्रोग्रामिंग होगी नहीं, क्योंकि आपका प्रोग्राम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप बार बार आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते, किस पे,
ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि वही मसला होगा num1 num2 num3 num4 num5 num6 कितने आप वेरिएबल बनाओगे, सही, और आप उससे ट्रैक खो दोगे, मतलब आप गड़बड़ कर दोगे। तो फंक्शंस को डेटा देने का एक और तरीका होता है और उस तरीके का नाम होता है पैरामीटर्स। आपने ये चीज देखी थी, अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसका इस्तेमाल किया है, और इनको हम क्या कहते थे, पैरामीटर्स। तो हम पैरामीटर्स में वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं num1 num2। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं, इसको फंक्शन को क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई इस फंक्शन का नाम क्या है, सम फंक्शन। मैं इसको कह रहा हूं कि तुम्हें दो वैल्यू दी जाएंगी, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, कॉमा। मैं इसको कह रहा हूं तुम्हें दो, जब तुम्हें कॉल कराया जाएगा तो तुम्हें दो वैल्यूज दी जाएंगी। जो दो वैल्यूज तुम्हें दी जाएं तो ये इनको बेसिकली क्या बना देता है, लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये बेसिकली अगर आप num1 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है क्या, var num1, क्योंकि ये इनको लोकल वेरिएबल बना लेता है। तो वो कहता है कि जब ये जो दो वैल्यूज हैं इनको क्या कर दो, सम कर दो, प्लस कर दो। पहले काम करते हैं, इसको ऐसे एग्जैक्टली सिंपल चला देते हैं। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी चीज प्रिंट नहीं हो रही, और यहां पे क्या दिखा रहा है, नॉट अ नंबर। अब ये नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम इसको console.log करवाएंगे किनको, num1 और num2 को, तो हमें पता लगेगा कि इनके अंदर वैल्यू बेसिकली क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके अंदर कोई डेटा आया ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने इनको कोई भी डेटा सप्लाई ही नहीं किया, दिया ही नहीं। तो बेसिकली इनका डेटा कहां जाएगा, जहां पे आप फंक्शन कॉल करवाते हैं वहां पे आप, इधर भी ब्रैकेट लगे हुए होते हैं। अब आप इसमें क्या सप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने कहा 2,3, तो बेसिकली यहां पे क्या आ गया, 5। तो बेसिकली हुआ क्या, जब आपने फंक्शन कॉल करवाया तो आपने कहा जो पहला नंबर है, यानी कि पहला वाला वेरिएबल num1, ये किसके बराबर है, 2 के, और जो दूसरा वाला नंबर है num2, ये किसके बराबर है, 3 के। तो इसने जब ये फंक्शन चलाया तो ये दो वैल्यूज इनके बराबर सेट कर दी, इसने उसको प्लस कर दिया, और फाइनली क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस चीज को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। अच्छा, ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये जरूरी नहीं कि दो हों, ये एक भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, नेम, अच्छा ये मैंने कबाड़ा कर दिया था, इधर आ गया नेम। फर्ज करें कि मैं कॉल करवा देता हूं अपना वेलकम फंक्शन। अच्छा, मेरा नॉर्मली तरीका ये होता है, मैं पूरा का पूरा ये वाला जो जगह है, फंक्शन की मेन जो जगह है, उसको कॉपी करके ले आता हूँ। उससे मुझे क्या पता चल जाता है कि मुझे इधर इसको सप्लाई क्या करना है, इसको देना क्या है, क्योंकि पैरामीटर्स जहां पे फंक्शन बनता है वहां पे गिवन होता है। तो मुझे इसको क्या सप्लाई करना है, नेम। तो मैं इसको मिटा के इधर क्या लिख लेता हूं, जैसे कि सोफा। तो बेसिकली इसके अंदर वेलकम फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को हम हटा देते हैं। तो अब क्या होगा कि इसको हम कॉपी करके बंद करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं। तो अब इधर क्या आ रहा है, सोफा। क्यों, क्योंकि आपने इस फंक्शन को कहा है कि ये क्या रिसीव करेगा, एक पैरामीटर रिसीव करेगा, और ये पैरामीटर आपने क्या सप्लाई किया, सोफा। तो इसने ये इसके बराबर सेव करवाया और इसको यहां पे एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, पैरामीटर्स। अभी जो आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो इसको हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। इस चीज के दो नाम है। अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि ये जो आपने इस्तेमाल किया है या ये जो आपने इस्तेमाल किया है, इसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। इसको आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है और इसको
पैरामीटर्स भी, इनमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी वो फर्क आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हो और आप इनको पैरामीटर भी कह सकते हो। अच्छा, इस पोजिशनल का क्या मतलब है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्यों कह रहे हैं इसको हम लोग, पोजिशनल पैरामीटर्स क्यों कह रहे हैं? किसी को कोई चीज समझ आ रही है क्या? देखें, जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं var num1 इट इज इक्वल्स टू 50, लेट्स से, सही है। तो हमने इसको क्लियर कट बताया कि num1 किसके बराबर है, 50 के। लेकिन यहां पे आपने इसको बताया कि ये num1 की वैल्यू है और ये num2 की वैल्यू है, आपने बताया नहीं। तो इसको कैसे पता लगा कि num1 कौन है और num2 कौन है? इनकी पोजीशंस की वजह से। जब ये फंक्शन बना था सम फंक, तो आपने पहला कौन सा वेरिएबल लिखा था, num1, और दूसरा कौन सा लिखा था, num2। तो ये इस पोजीशन से समझ गया कि क्योंकि 2 जो है वो पहले लिखा है, तो इसको मुझे किस में सेव कराना है, num1 में, और दूसरा वाला में क्या सेव हुआ हुआ है 3, तो वो किस में सेव कराना है, num2 में। अब आपके अंदर एक सवाल हो सकता है, आप इसको 2 3 दें, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। आप इसको 3 2 दें, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसकी जरूरत ही क्यों है, ये चीज याद रखने की जरूरत ही क्यों है? लेकिन सोचेंगे ये तबाही कब कर सकता है, सही है, ये तबाही कब करेगा? लेट से हम एक और फंक्शन बनाते हैं, आज फंक्शन ही खेलते हैं। हम कहते हैं फंक्शन पर्सनल डेटा, और हम एक फंक्शन बॉडी बना लेते हैं, इसको हम document.write को कॉपी करते हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलो एक काम करते हैं, इसको ना कलर भी दे देते हैं, टेक्स्ट सक्सेस। ये चीज़ तो आप सबको आती है, बहुत अच्छे से आती है। अब मैं इसको कह रहा हूँ योर नेम, सही है। इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, योर एज, और ये डिस्प्ले 3 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम नाम मांगोगे और एज मांगोगे, मतलब जब भी जो भी बंदा ये फंक्शन चलाएगा उसको 2 चीजें देना लाजमी है, एक तो नाम और एक एज। अब नाम में इधर नाम आएगा, एज में इधर एज आएगा। तो बेसिकली ये इन वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर रहा है। देखिए आप इसको, जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो नीचे हाईलाइट हो जाता है, तो बेसिकली आपको बता रहा है कि ये वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए मेरा ये तरीका है कि मैं इस पूरी लाइन को यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे पता चल जाता है कि पहले में मुझे क्या देना है, नाम देना है, दूसरे में मुझे क्या देनी है, एज देनी है। अब एज को आप 27 दें, बल्कि नंबर देते हैं 27, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, योर नेम इज सुफा एंड योर एज इज 27, बेहतरीन। इसको सक्सेस को हटा के हम कर लेते हैं क्या 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 होता है, सेकेंडरी, सही है। योर नेम सुफा, योर एज 27, वेल एंड गुड, यही होना चाहिए था। लेकिन सोचेंगे किस, कोई नींद में था, उसने बोल दिया 27 सुफा, इससे नुकसान क्या हुआ, नेम की जगह क्या आ रहा है 27 और एज की जगह क्या आ रहा है सुफा। क्यों? क्योंकि उसने नेम के अंदर क्या सेव करा दिया 27 और एज के अंदर क्या सेव करा दिया सुफा। क्योंकि वो तो प्रोग्राम है ना, उसको अकल थोड़ी है कि आपने गलती से इसको पलट दिया है। इस वजह से इस चीज को क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पोजीशन को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि लेट्स से मैं इसको कहता हूं एज इक्वल्स 27, नेम इक्वल्स टू सुफा, तो आपके पास सॉरी यहाँ पे नहीं।
नेम पे हमने दिया सफा, एज पे हमने दिया क्या 27। तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, योर नेम इज सफा और योर एज इज 27। हालांकि यहाँ पे मैंने कोई डेटा नहीं दिया है। ये बात समझ आ रही है कि क्या हुआ। अब इस चीज को हम जो कहते हैं, हम कहते हैं इसको डिफॉल्ट पैरामीटर्स। क्या कहते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। लेट्स से कि कोई चीजें हैं, जब आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो आप यूजर से कुछ डेटा लेना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर भी सप्लाई कर सकते हैं कि इन केस अगर आपका यूजर उसकी जगह पे कोई भी चीज सप्लाई नहीं करता तो आपका फंक्शन आपकी वैल्यू को इस्तेमाल कर लेगा। कैसे, अब लेट्स से कि फंक्शन कॉल किया, मैंने इसको बोल दिया अखलाक, तो अब देखिए नाम की जगह क्या आ रहा है अखलाक, लेकिन एज भी क्या आ रहा है 27, क्योंकि मैंने इसको एज सप्लाई नहीं की तो उसने एज कहां से उठा ली, यहां से। लेकिन अगर मैं इसको कह देता हूं कि एज मेरी क्या है 28 है, तो नीचे अब वो योर एज क्या दे रहा है 28, तो मतलब वो ऑप्शनल है। जो मैंने उसको ये वाली वैल्यूज दी हैं ये ऑप्शनल है। क्यों, क्योंकि अगर यूजर आपको डेटा नहीं देता तो ये बेसिकली क्या होता है, ताकि आपका प्रोग्राम ब्रेक ना करे। क्योंकि आपने देखा ना पहले क्या आ रहा था, सम इज इक्वल्स टू NaN। NaN तो बड़ा बुरी चीज है ना, नॉट अ नंबर। अब आपने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, अब डेटाबेस में आपने कॉलम बनाया और कॉलम की डेटा टाइप दी हुई है नंबर। अब डेटाबेस क्या समझेगा कि मुझे क्या रिसीव होगा, नंबर। अब आप उसमें भेज रहे हो NaN, डेटाबेस बोलेगा ना पता नहीं क्या आ गया। तो उस तरह आपको इस तरह के ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई इसको डेटा देना भूल जाए तो उसको डेटा की वो डेटा ना होने की वजह से कोई आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो। ये बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये दिमाग में आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, वरना कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीज है। तो हमने पास अखलाक आ गया, 28 आ गया, और क्या रहता है इसमें, बल्कि इसको मिटाते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। सही है, अच्छे खासे हमारे फंक्शन बन गए। एग्जीक्यूट होगा, अगर ये नहीं होगा फिर तो बहुत सुकून से एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये कि आपका कोई इसका फायदा नहीं होगा, मतलब अगर आप इसको मिटा देंगे तो अब ये बस ये चीज प्रिंट करेगा योर एज, आगे कुछ भी नहीं प्रिंट, भले यहाँ पे कुछ भी पास हो रहा हो ना हो रहा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये वो वैल्यू बस नहीं दिखाएगा, एरर कुछ भी शो नहीं करेगा। हाँ अगर आप ये खाली छोड़ देंगे तो एरर देता है, एक ये एरर देता है, यहाँ पे कोई चीज होनी चाहिए थी आपने दी नहीं है। एक और हम फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन को हम अगेन नाम देते हैं सम वैल्यूज, और हम ये काम करते हैं। अब ये फंक्शन जो है ये दोबारा से पैरामीटर्स लेगा num1 और num2। अब ये फंक्शन में एक नई चीज आई है जिसका नाम क्या है, रिटर्न। आप कह रहे हैं कि भाई रिटर्न करो, और रिटर्न क्या करो, आप कह रहे हो कि सम, अब ये मेरा var सम जो है ये लोकल वेरिएबल है, और num1 प्लस num2, और रिटर्न आप क्या करवा रहे हो, सम। अब ये वाला फंक्शन मैंने इस्तेमाल करना है। ये सम वैल्यूज का फंक्शन बनाया था मैंने, ठीक है। ये कितनी वैल्यूज रिसीव करता है, num1 और num2। लेट्स से मैंने किया 3 and 3, तो नीचे आउटपुट क्या आया 6। लेकिन अभी मैंने इसमें क्या सेव किया हुआ है, रिटर्न सम। मैं एक काम कर सकता हूं, माय वैल्यू, मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं सम वैल्यूज, यानी कि ये फंक्शन चलाओ और इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर रहे हो 3-6, और मैंने क्या कर दिया एंटर। अब जब मैं ये वेरिएबल चेक करूंगा, कौन सा वाला, माय वैल्यू, तो उसमें क्या सेव हुआ है 9। तो बेसिकली क्या हुआ कि सम, सबसे पहले सम वैल्यू चला और सम वैल्यू को क्या क्या डेटा मिला, 3 और 6। जब इसको 3 और 6 वैल्यू मिली तो 3 + 6 उसने कर दिया,
तो 9 क्या जवाब आया 9। वो 9 वैल्यू किसमें सेव हो गई, सम में। फिर उसने उस सम को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि जब ये फंक्शन चलेगा तो ये एक आउटपुट देगा, और ये आउटपुट किसमें सेव होगा, माय वैल्यू। क्या मतलब है कि पहले ये नहीं हो रहा था क्या, लेट्स से हम ये नहीं करते, हम कहते हैं var sum it is equals to num1 plus num2, हम कोई चीज रिटर्न नहीं करते और हम इसको सिंपली क्या कह देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिलहाल नहीं करते, हम जस्ट कहते हैं var sum it is equals to num1 plus num2। हम अब वही लाइन दोबारा लिखते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। मैंने एंटर मारा, अब असूलन इसके अंदर क्या सेव होना चाहिए, 9, क्योंकि 3 + 6 is 9। तो अब मैंने इसको माय वैल्यू किया, तो माय वैल्यू में क्या सेव हुआ है, अनडिफाइंड। इसकी वजह क्या है कि इसने 3 और 6 रिसीव किया, वो 3 और 6 का प्लस करके किसमें सेव करवाया, सम। लेकिन आपने इस फंक्शन को ये नहीं बताया कि इस वेरिएबल के साथ करना क्या है, सही है। आपको इसको कंसोल लॉग करवाना है, आपको इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना है, लेकिन इस टाइम मैंने इसको क्या करवाया है, रिटर्न सम। मतलब मैं बता रहा हूं जावास्क्रिप्ट को जब ये फंक्शन चल जाए, अच्छा ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है आखिरी स्टेटमेंट होती है, मतलब कि जब फंक्शन पूरा आपका चल जाता है तो ये हमेशा आखिरी में आनी चाहिए। रिटर्न का मतलब होता है कि फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हैं। तो एक तो आखिरी में आएगा, दूसरा आप इधर रिटर्न कर सकते हैं, अब आप उसको बताएंगे कि भाई जो भी ऊपर काम हुआ, जो भी प्रोसेसिंग हुआ, जो भी मैंने फंक्शंस लिखे, उसका आउटपुट क्या है, ये है। जब आपने उसको रिटर्न कर दिया, आउटपुट कर दिया, तो अब ये जो आउटपुट है ये किसी वेरिएबल में सेव हो सकता है। अगर ये आउटपुट नहीं होता तो माय वैल्यू में क्या सेव होगा, अनडिफाइंड। तो एक तरह से आपका फंक्शन जाया हो जाएगा अगर वो कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करा। और नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं वो कंसोल लॉग डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करते। कंसोल लॉग हम लोग नॉर्मली क्यों करते हैं, टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए कौन से वेरिएबल में क्या सेव हो रहा है, कौन सी चीज पे क्या हो रहा है, उसके लिए हम क्या नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, कंसोल लॉग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट वो हम बाद में पढ़ेंगे कि हम CSS वगैरह कैसे छेड़खानी करते हैं HTML को, लेकिन हम ये वाली हरकत कभी नहीं करते कि हमने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये बात समझ आ रही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी आपको बस सिखाने के लिए या समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉर्मली यही चीज हम इस्तेमाल नहीं करते। ये बात समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास जब फाइनली जो आपके फंक्शंस है वो बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब वो जब बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट आएगा। अब उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं सेव करवाना है, तो हम ये क्या इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न। लेकिन रिटर्न जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि ऊपर कितने सारे मैंने फंक्शन बनाए, किसी में भी मैंने रिटर्न लिखा नहीं। तो इसका रिटर्न का होना या ना होना बेसिकली टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है हो या ना हो, बात एक ही है। भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आउटपुट सेव करवाना चाहते हो या आप इसका आउटपुट सेव करवाना नहीं चाहते। जैसे कि अगर मेरा काम था बस इस फंक्शन को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देना, तो मुझे इसके आउटपुट की जरूरत नहीं है, तो मैं रिटर्न नहीं करवाऊंगा। लेकिन कभी कभी मुझे इसका आउटपुट लाजमी चाहिए। जैसे मैं इसको 2 वैल्यूज देता हूं, मैं कहता हूं कि चेक करके आओ कि ये डेटाबेस में 2 वैल्यूज अवेलेबल है या नहीं है। वो डेटाबेस में जाता है, 2 वैल्यूज चेक करता है, अगर उसको 2 वैल्यूज मिल जाती हैं तो लेट्स से कि वो आपको रिटर्न करता है ट्रू। अगर वो उसको वैल्यूज नहीं मिलती तो आपको रिटर्न करता है फॉल्स। अब ये रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स इधर बहुत लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर तो मुझे नहीं पता लगाना कि क्या हुआ। डेटाबेस में वो गया लेकिन डेटाबेस में क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता चला, तो इधर रिटर्न करना लाजमी है। लेकिन रिटर्न की स्टेटमेंट ना होने से फंक्शन पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस फंक्शन से आउटपुट चाहिए या नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है। तो बेसिकली आज की क्लास में बहुत कुछ हो गया। तो फंक्शंस का टॉपिक बेसिकली अभी के लिए इसको हम थोड़ा फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट जो बीच में अब कुछ और टॉपिक्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस पे वापस आएंगे। अभी आपके फंक्शंस के अंदर आपके एरो फंक्शंस रहते हैं कुछ इस तरीके वाले, हो सकता है कुछ बच्चों ने ये चीज देखी भी हो, सही है। और दूसरे कॉल बैक फंक्शंस रहते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, सही है। तो ये कुछ चीजें आपकी रहती हैं, लेकिन फंक्शंस आप देख रहे हैं कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि एक तो मेन टॉपिक्स जो थे कि एक तो पैरामीटर्स के फंक्शंस में हम क्या पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल बाहर अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली किस तरह के पैरामीटर्स हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स हैं। और पोजिशनल पैरामीटर्स क्यों है, क्योंकि उसकी ऑर्डर बहुत डिपेंड करता है। जो आपने ऑर्डर फंक्शन बनाते वक्त पैरामीटर्स का लिखा था उसी ऑर्डर के साथ आपको डेटा देना भी पड़ता है। दूसरा हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स पढ़े। डिफॉल्ट पैरामीटर्स में क्या था कि हमने उसको पहले से ही बता दिया कि अगर यूजर कोई जवाब मतलब कोई आउटपुट ना दे तो तुम अपनी तरफ से कोई चीज अज्यूम कर लो, जो कि बेसिकली हमने क्या किया था फंक्शन बनाते वक्त, जैसे कि नेम इट इज इक्वल्स टू हेलो। सही है। पोजिशनल के बाद हमने फाइनली क्या पढ़ी, कौन सी चीज, रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि जब फंक्शंस पूरा अपना काम कर ले और उसकी वैल्यू को बाहर फेंकना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न। क्योंकि फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल्स है वो बाहर अवेलेबल नहीं होते। तो यहां बेसिकली आप उसको बता रहे हो कि जो भी आउटपुट होगा वो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, आउटपुट कर दो, और उसकी वैल्यू किसी न किसी वेरिएबल में सेव हो सकती है। बेसिकली आज की क्लास के ये मेन टॉपिक्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हो सकता है या तो इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे या लूप स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिकली जब वो खत्म होंगे तो हम दोबारा से फंक्शंस पे आएंगे। उसके बाद आपकी जो बेसिकली वनीला जावास्क्रिप्ट है यानी कि जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली थोड़ी कंप्लीशन की तरफ आ जाएगी। उसके बाद हम लोग डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, जो कि डॉम मैनिपुलेशन क्या है कि HTML को हम कैसे छेड़खानी कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जब हम डॉम मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे उसके बाद हम फाइनली किस पे चले जाएंगे, रिएक्ट पे। सही है। अभी भी उसके बाद भी जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास चीज़ें हैं। सही है। जैसे इवेंट हैंडलर्स हैं, सही है, ब्रॉडकास्टिंग है, सब्सक्रिप्शन है, और भी बहुत ज़्यादा आपके पास जावास्क्रिप्ट में चीज़ें हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारी चीज़ें अब रिप्लेस हो चुकी हैं किसके थ्रू, रिएक्ट के थ्रू। तो पहले हम आपको वो पढ़ाएं, उसके बाद दोबारा से रिएक्ट में आके पढ़ाएंगे, बोलेंगे जो जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ पढ़ी थी अब वो इसके थ्रू ऐसे होगी, तो उससे बेटर है कि हम डायरेक्टली रिएक्ट पढ़ लें। और जो मेन चीजें जो रिएक्ट में भी काम आएंगी वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीक